नमस्कार। आज हम तुगलक राजवंश के भाग 4 में फिरोज तुगलक के बारे में बात करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक का उत्तराधिकारी, उसका चाचा का बेटा, इतिहास में फिरोज तुगलक के नाम से दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बनता है, जो 1351 ईस्वी से 1388 ईस्वी तक शासन करता है। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले फिरोज तुगलक के प्रारंभिक जीवन, सिंहासनारोहण और ख्वाजा-ए-जहां के विद्रोह की बात करते हैं। तो प्रारंभिक जीवन में हम बात करें तो फिरोज तुगलक किस तरह से सम्राट बना, उसका प्रारंभिक जीवन क्या था। सल्तनत में पटाखे की लड़ी की तरह एक के बाद एक फटते हुए विद्रोहों की आग में झुलसते मोहम्मद बिन तुगलक ने थट्टा, जो कि सिंध में है, के सैन्य शिविर में दम तोड़ दिया। सौभाग्य समझो चाहे दुर्भाग्य, उस समय उसका प्रिय चचेरा भाई फिरोज भी वहां उपस्थित था। मरते समय सुल्तान ने अपने अधिकारियों के सामने अपना मुकुट अपने प्रिय भाई के सिर पर रख दिया। फिरोज मोहम्मद के चाचा रज्जब का पुत्र था तथा उसकी माता पंजाब के अबोहर की भट्टी राजपूत राजा रणमल की पुत्री बीबी नाइला थी। अब हम बात करें सिंहासनारोहण इसका कैसे हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने फिरोज को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, किंतु फिरोज सीधा साधा व्यक्ति था। राजनीति, प्रशासन, शासन तथा तपती हुई युद्ध भूमि में उसका कतई कोई रुचि नहीं थी और विद्रोह की आग में झुलसते हुए साम्राज्य को देखकर ही उसके शरीर में जुर्जुरी दौड़ती थी। अतः उसने सुल्तान बनने से इनकार कर दिया। लेकिन थट्टा में शाही सेना की स्थिति अत्यंत चिंताजनक और गंभीर थी। मोहम्मद की मृत्यु का लाभ उठाकर सिंध के विद्रोहियों तथा मंगोल सैनिकों ने सैन्य शिविरों को लूटना प्रारंभ कर दिया, जिससे संकट के बादल और गहरा गए थे। इस स्थिति से संकटग्रस्त परिस्थितियों से अमीरों, शेखों, उलेमाओं ने फिरोज पर सुल्तान बनने का दबाव बनाया तथा उसे मरते हुए मोहम्मद की अंतिम इच्छा का वास्ता दिया। इसके बाद ही फिरोज ने सुल्तान बनना स्वीकार किया। 22 मार्च 1351 ईस्वी को थट्टा के निकट शाही खेमे में उसका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। हम बात करें इसके बाद की स्थिति क्या हुई, तो इधर थट्टा के शाही शिविर में दम तोड़ता मोहम्मद अपने प्रिय चचेरे भाई फिरोज के सिर पर राजमुकुट रख रहा था। उधर दिल्ली में अलग ही षड्यंत्र रचा जा रहा था, जिसका सूत्रधार था नायब ख्वाजा-ए-जहां। ख्वाजा समस्त सत्ता खुद हड़पना चाहता था, इसलिए उसने लगभग 6 वर्षीय बालक को गयासुद्दीन मोहम्मद के नाम से सिंहासन पर बैठा दिया। बहरहाल टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई, किंतु अमीरों और उलेमाओं ने फिरोज का पक्ष लेते हुए बालक को सुल्तान मानने से इनकार कर दिया। कारण था कि ऐसी संकटग्रस्त सुलगती परिस्थितियों को संभालने के लिए किसी परिपक्व सुल्तान की आवश्यकता थी, न कि किसी बालक की। अब हम बात करें तो फिरोज के प्रशासन की। सुल्तान तो बन गया, लेकिन फिरोज का प्रशासन कैसा था, तो हम सबसे पहले बात करेंगे उसके इस्लामी आदर्श की। फिरोज की महानता और इस बात में निहित थी कि वो उसने शेष बचे हुए साम्राज्य को संगठित और व्यवस्थित किया। हम इस्लामी आदर्श की बात करें तो फिरोज का एक प्रमुख दोष यह था कि उसमें अत्यधिक धार्मिक कट्टरता थी। हिंदुओं से तो वह सख्त घृणा करता ही था। अब हम बात करेंगे फिरोज के प्रशासन की। तो फिरोज का प्रशासन में 2 पॉइंट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला इस्लामी आदर्श और दूसरा जनहित। इस्लामी आदर्श में बात करें तो फिरोज का एक प्रमुख दोष यह रहा कि उसमें अत्यधिक धार्मिक कट्टरता थी। हिंदुओं से वो सख्त घृणा करता था। साथ ही सुन्नी मुसलमानों के अतिरिक्त अन्य मुस्लिम संप्रदाय भी उसे फूटी आंख पसंद नहीं थे तथा इनका भी उसने कठोरतापूर्वक दमन किया। उसके प्रशासन की नीति मुस्लिम कानूनों पर निर्धारित थी। वह जीवन भर उलेमाओं का आज्ञाकारी बना रहा।
उलेमाओं की आज्ञा के बिना वह पानी तक नहीं पीता था। उसने धर्म और राजनीति को मिला दिया, सल्तनत को मुस्लिम राज्य के रूप में परिवर्तित कर दिया और उसने धार्मिक कट्टरता में सल्तनत के अन्य मुसलमानों को पीछे छोड़ दिया और जीवन भर यही सिद्ध करने का प्रयत्न किया कि राजपूत माता से उत्पन्न मुस्लिम सुल्तान भी उतनी ही कट्टर मुसलमान हो सकती है जितनी कि मुस्लिम माता से उत्पन्न संतान। हम बात करें जनहित की तो फिरोज की महानता इस बात में निहित है कि उसने शेष बचे हुए साम्राज्य को संगठित और व्यवस्थित किया। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता कि जनता के हित के लिए उसने अनेकों कार्य किए, जिससे जनता उसकी आज्ञाकारी हो गई और सल्तनत भर में फटने वाले विद्रोहों की आग शांत हो गई। एक बार फिर सल्तनत में शांति और व्यवस्था स्थापित हुई। उजड़े हुए गांव फिर से बस गए, फसलें लहलहा उठी, जनता के चेहरे फिर मुस्कुराहट से खिल उठे, गली मोहल्ले बच्चों की किलकारियों से गूंज उठे, रण वाद्य बजने बंद हो गए, संगीत की मधुर लहरियां फूट पड़ी। एक बार फिर लोगों के घर धन धान्य और बढ़िया फर्नीचर से भर गए। एक बार फिर पुरुषों ने मलमल के वस्त्र धारण किए और एक बार फिर खिलखिलाती महिलाओं के शरीर सोने के आभूषणों से खनक उठे। आगे हम बात करेंगे फिरोज तुगलक की गृह नीति भाग 1। फिरोज तुगलक की गृह नीति भाग 1 में हम पढ़ रहे हैं कि फिरोज तुगलक ने गृह नीति के क्षेत्र में कैसे कैसे कार्य किए। तो हम देखते हैं कि उसने अनेक महत्वपूर्ण सुधार कार्य किए जो हम क्रमशः पढ़ते रहेंगे। सबसे पहले हम देखें खाने जहां मकबूल का। तो फिरोज ने मोहम्मद के समय नायब वजीर रहे अत्यंत योग्य व्यक्ति मलिक मकबूल को अपना वजीर या प्रधानमंत्री नियुक्त किया तथा खाने जहां की उपाधि प्रदान की। मकबूल तेलंगाना का एक ब्राह्मण था जिसने कुछ समय पूर्व इस्लाम ग्रहण कर लिया था और वो एक महान सुधारक भी था। फिरोज के शासनकाल में हुए समस्त सुधारों पर उसके व्यक्तित्व की अमिट छाप थी और फिरोज का काल वजीरात का स्वर्ण काल था। आगे हम बात करें तो सेकंड पॉइंट में ऋण की माफ़ी। तो फिरोज ने सबसे पहला उदार करुणामय कार्य किया कि भूतपूर्व सुल्तान मोहम्मद द्वारा किसानों को तबाकी ऋण के रूप में बांटे गए 2 करोड़ टके माफ़ कर दिए। इतनी विशाल धनराशि को माफ़ करना निश्चय ही उसकी दरियादिली की निशानी थी। अब किसानों को ये धन वापस नहीं लौटाना था और किसानों की बाँछें खिल गई। साथ ही फिरोज ने वो समस्त धनराशि भी जनता को माफ़ कर दी जो दिवंगत नायाब ख्वाजा जहां ने उन्हें उस समय बांटी थी जब उसने एक लड़के को सुल्तान घोषित कर दिया और धन बांटकर जनता को अपने पक्ष में करना चाहता था। फिर उलेमाओं ने उन भूमि अनुदानों को भी वापस कर दिया जिन्हें भूतपूर्व सुल्तानों ने छीन लिया था। इतना ही नहीं बल्कि उसने उलेमाओं का मुक्त हस्त भूमियां भी दान दी, क्योंकि उसके सिंहासनारोहण में उलेमाओं की विशेष भूमिका रही थी। अतः उसने खुद पर उपकार करने वालों को उपकृत किया। फिरोज ने राजस्व अधिकारियों की ओर भी ध्यान दिया, न केवल उनके वेतन बढ़ा दिए बल्कि राजस्व वसूली के लिए दी जाने वाली शारीरिक यातनाओं को भी बंद कर दिया। इस प्रकार फिरोज ने फराख दिली से जनता के बड़े वर्ग का समर्थन, सहानुभूति और श्रद्धा प्राप्त की। आगे हम बात करें राजस्व निर्धारण की। तो फिरोज ने राज्य को होने वाली आय निश्चित करने का निश्चय किया और अपने एक सल्तनत के अनुभवी व्यक्ति को यह कार्य सौंपा, जिसने 6 वर्ष के कठोर परिश्रम के पश्चात खालसा भूमि, जो कि सरकारी भूमि कहलाती थी, का राजस्व 6 करोड़ 85 लाख टका निर्धारित किया। यह राजस्व भूमि की नाप पर नहीं बल्कि अनुमान के आधार पर निर्धारित किया गया था। बहरहाल उसने राज्य में होने वाली आय सदा के लिए निश्चित कर दी। सबसे पहले 24 कष्टप्रद करों को समाप्त किया और जनता पर लगने वाले सभी 24 कष्टप्रद करों को समाप्त करके
एक महत्वपूर्ण कारण इसका ये भी था कि ये कर इस्लाम के विरुद्ध थे, अतः कट्टर मुसलमान फिरोज की आत्मा से इन करों को लगाए रखना गवारा न किया। बहरहाल जनता ने चैन की सांस ली और आंतरिक करों के हटाए जाने से व्यापार वाणिज्य की भी उन्नति हुई। फिरोज ने राजकीय आय के जो मूल साधन थे उनमें 4 प्रकार के कर शरीयत के कानून के अनुसार निर्धारित किए। खराज जो भूमि कर था या लगान था, खम्स ये युद्ध में लूटी गई संपत्ति का बंटवारा था, और ज़कात या मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था जो आय का 2.5% लिया जाता था तथा धार्मिक कार्यों, गरीबों, अनाथों की सहायता आदि पर खर्च किया जाता था। जजिया कर ये अत्यंत विवादास्पद रहा है। यह एक धार्मिक कर था जो इस्लाम न मानने वालों से लिया जाता था। ब्राह्मणों ने जजिया कर का घोर विरोध किया और फिरोज के महल को घेर लिया। सुल्तान को श्राप देने और खुद को जिंदा जला लेने की धमकी दी। सुल्तान ने उत्तर दिया वे शौक से आत्मदाह कर सकते हैं। इस पर ब्राह्मणों ने उसके महल के द्वार पर भूखे बैठकर हड़ताल की, लेकिन फिरोज टस से मस नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त एक सिंचाई कर था जो कुरान में वर्णित उपरोक्त 4 करों के अतिरिक्त फिरोज ने उलेमाओं से सलाह मशविरा करके लगाया था। हक ए शर्ब कहा गया इसे, जो उपज का 1/10वां भाग होता था और किसानों को देना पड़ता था जो राजकीय नहरों से सिंचाई करते थे। इस तरह 24 करों को समाप्त करके राजकीय आय के कुछ साधन निर्धारित किए। ये उसके प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य था।